अमेरिका में नमो नमो, मोदी मोदी और सिर्फ मोदी, चारों ओर यही गूंज रहा है। अमेरिका पहुंचने पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है, उसके बारे में शायद कभी मोदी ने भी नहीं सोचा होगा। यकीन करना मुश्किल था कि ये उसी शख्सियत का करिश्मा है जिसके इस मुल्क में प्रवेश पर भी पाबंदी थी। क्या भारतीय और क्या अमेरिकी, सभी मोदी के मुरीद दिखे। सभी की नजर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पर है। अब बेसब्री से इंतजार हो रहा है संयुक्त राष्ट्र में मोदी के भाषण का, जो बस शुरू ही होने वाला है। और हम सीधे चलेंगे इसको कवर करने अमेरिका। और कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे नरेंद्र मोदी यूएन की जनरल असेंबली को पहली बार संबोधित करेंगे। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि एक और भी मजबूत ग्लोबल कमिटमेंट, इसके अलावा एक मल्टीलैटरल एक्शन, ग्लोबल वार्मिंग, इबोला जैसे मुद्दों पर नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। और साथ ही साथ देखना होगा कि कितना तगड़ा रिस्पॉन्स यूएन की जनरल असेंबली से मिलता है। नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं तस्वीरों से पहुंच गए हैं यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर, और यहां पर क्लियरली इसके बाद ये जाएंगे जनरल असेंबली में, जहां पर वो विश्व को संबोधित करेंगे, यूएन के तमाम बाकी मेंबर्स को भी संबोधित करेंगे। इनफैक्ट इन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून से मुलाकात की और अब वो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों में हम लेकर आएंगे नरेंद्र मोदी का एड्रेस, जो वो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली से बोलेंगे। और ये भाषण हम मान रहे हैं कि हिंदी में ही दिया जाएगा, और देखना होगा कि क्या अहम बातें होंगी जिस पर आज नरेंद्र मोदी बात करेंगे, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अक्षय माथुर, रिसर्च हेड गेटवे हाउस के। अक्षय, एक बहुत बड़ा मौका, अपॉर्चुनिटी है। पहला भाषण नरेंद्र मोदी यूएन जनरल असेंबली के सामने रखेंगे। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए ये? पहली बात तो ये है कि सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं। खाली यूनाइटेड स्टेट्स नहीं का ट्रिप नहीं है, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं जो इस टाइम इंडिया को देख रही है कि किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और कल की पाकिस्तान के स्पीच के बाद भी हमारे नेबर्स देख रहे हैं कि हम किस तरह से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आई थिंक ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बाकी सब स्पीचों की तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये वाली भी अपनी स्पीच अभी पब्लिक में अनाउंस नहीं किए उसके एजेंडा, तो हम बस अंदाजा लगा सकते हैं अभी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनकी डेफिनेटिव स्पीच होगी। एंड बिकॉज वो वाजपेयी को इतना मानते हैं, तो ये ज़रूर है कि उनको कुछ किसी ना किसी तरह तो फॉलो करने की ट्राई करेंगे। इनफैक्ट क्योंकि आपने नवाज शरीफ की बात की, कि आपको लगता है इस स्पीच में कहीं ना कहीं झलक होगी कि क्या भारत अपने भाषण के जरिए करारा जवाब देना चाहता है पाकिस्तान को, या फिर उसको नजरअंदाज करेंगे और ब्रॉडर पिक्चर, दूसरी डेवलपमेंट वाली इश्यूज पर ज्यादा चर्चा होगी? ये नवाज शरीफ की स्पीच तो कल ही हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से सारी स्पीच को चेंज किया जाएगा, बिकॉज ये स्पीचेस बहुत महीनों से प्रिपेयर होती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दिया जाएगा। एंड अगर नरेंद्र मोदी जी अगर डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं भी करते हैं, तो भी वो चाहेंगे कि वो नवाज शरीफ की स्पीच को डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। और इंडिया एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है कि वर्ल्ड में और भी चीज़ें हो रही हैं जिसके लिए हमको रिस्पॉन्ड करना है, तो वो भी एक उसमें अपने आप में एक इंडिकेशन होगा कि वो किस तरह से इस रिलेशन को ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि यूएन जनरल असेंबली में काफ़ी बड़ी मुद्दों पर चर्चा होती है, ऑफ कोर्स, खास तौर से कि कैसे मल्टीलैटरल एक्शन के जरिए आप एक तो सिक्योरिटी को बढ़ाएं विश्व भर में, साथ ही साथ डेवलपमेंट वाले इश्यूज को कैसे एड्रेस करें। और डेवलपमेंट एक एजेंडा है, वो हमने देखा भी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में इनका जो आर्टिकल आया उसमें साफ कहा गया है मेक इन इंडिया को तवज्जो दी गई है। तो क्या उसकी झलक आना एक नो ब्रेनर है? वो डेफिनेटली रहेगा। एक्चुअली आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी जो रिफॉर्म्स हैं, जब इंडिया को कंसिडर किया जाता है इन रोल्स के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि खाली सिक्योरिटी डायमेंशन के लिए कंसिडर किया जाए। इंडिया और बहुत रोल्स प्ले कर रही है वर्ल्ड स्टेज पे। अभी इबोला का जो ब्रेकआउट हुआ है, इंडिया वैसे भी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जाना जाता है, तो इंडिया कैन प्रोवाइड ड्रग्स। और अगर इंडिया वो मायने रखेगा वर्ल्ड स्टेज पे कि हम लोग ड्रग्स प्रोवाइड कर सके और उस तरह से डेवलपमेंट एंड पीस कीपिंग रख सके, तो वो अपने आप में एक मान्यता रखता है। तो क्लियरली डेवलपमेंट एक एजेंडा है
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के लिए, जिसमें हम लोग बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या लग रहा है, वो क्या फाइनल प्रिंट्स रह सकते हैं इस भाषण में, अगर एक अंदाजा लगाना हो कि नरेंद्र मोदी का आगे के लिए विजन क्या है और किस तरह के रिलेशंस फिर वो भारत और बाकी के नेशंस के साथ करेंगे? क्योंकि हमने देखा है चाइना से बातचीत हुई है, जापान से बातचीत हुई, अब यूएस के साथ ये ब्रिज बिल्डिंग या फिर रिलेशनशिप को और मजबूत करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खासतौर से नरेंद्र मोदी के लिए। एक्चुअली जाने से पहले उन्होंने ये 2-3 बार दोहराया था कि वो मल्टीलैटरलिज्म को फिर से एम्फसाइज करना चाह रहे हैं। एंड वो मल्टीलैटरलिज्म खाली यूएन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, डब्ल्यूटीओ के कॉन्टेक्स्ट में भी है। लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले 1 साल और स्पेशली 9/11 के बाद से काफ़ी सारे इंस्टेंसेस एंड इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए हैं यूएस ने और यूरोप ने और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने, जो यूएन सिस्टम को बाईपास कर चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल से तो ये ज़रूर हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी वो एम्फसाइज करेंगे कि मल्टीलैटरलिज्म एंड यूएन की कोई जगह होनी चाहिए, कोई मान्यता होनी चाहिए, और उसके लिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स है वो ज़रूरी है, और यूनाइटेड नेशंस को डिलिब्रेट करना ज़रूरी है, चाहे वो सीरिया का इशू हो या इराक का इशू हो या इबोला का इशू हो। तो उस मेरे ख्याल से कोई इंडिकेशंस उसमें कुछ दिखेंगे हमें ज़रूर। और साथ ही यहाँ पर क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपने बात की है, कल मैं सुन रही थी नवाज शरीफ ने स्पेसिफिकली कहा है कि यहाँ पर नए मेंबर्स के आने की जरूरत नहीं है, और भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि इंडिया को भी तवज्जो दिया जाए, यहाँ पर उनको भी कंसिडर किया जाए। क्या उस तरफ किसी तरह का यहाँ पर इंडिकेशन आ सकता है? क्या वो उम्मीद करना ठीक होगा? मुझे तो नहीं लगता, वैसे नवाज शरीफ जी ने कहा है, लेकिन पाकिस्तान की वो मान्यता नहीं रहेगी जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म एक्चुअली कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज अब अलग बाकी डायमेंशंस भी है। एक इकोनॉमिक हेफ्ट का भी डायमेंशन है। जो G4 कंट्रीज ले हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज, वो बाकी जापान, जर्मनी और ब्राज़ील के साथ जो G4 कंट्रीज माने जाती है, उनके साथ भी मीटिंग उन्होंने पहले करी। इन्होंने फिर से दोहराया कि इन 4 कंट्रीज के पास इकोनॉमिक हेफ्ट है, एंड तो खाली सिक्योरिटी कंसिडरेशंस नहीं है, तो इकोनॉमिक हेफ्ट के बेसिस पर ही इंडिया का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग हो जाती है टू प्लेस इट कि एज अ गुड कैंडिडेट फॉर यूएनएससी रिफॉर्म्स। इनफैक्ट आज नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, उस पर हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन ये एक ऐतिहासिक दौरा इसलिए भी है क्योंकि एक ऑफ सॉर्ट्स नरेंद्र मोदी पर यूएस में आने पर बैन लगने के बाद इनकी ये पहली विजिट है, और रिलेशनशिप बिल्डिंग पर भी तवज्जो दिया जाएगा। आप उस लिहाज से क्या मान रहे हैं, कौन से वो बड़े इश्यूज होंगे जो यूएस के साथ नरेंद्र मोदी आने वाले समय में बिल्ड करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स कल एक बहुत बड़ा पब्लिक रैली को वो संबोधित करेंगे मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, और एक टिपिकल रॉक स्टार वेलकम उनको अभी तक मिला है। अब देख लीजिए, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक ज़माने में एल्विस भी थे, तो बट आई थिंक जो पॉपुलैरिटी उनकी है, आई थिंक वो बीफिटिंग है कि प्राइम मिनिस्टर को वैसा वेलकम मिले। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की लग रहा है जिस तरह से उन्होंने प्लान किया है ट्रिप, कि उन्होंने ये काफ़ी अच्छी तरह से सोच रखा है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन तो खैर इंडियन अमेरिकन्स को और इंडियंस को वहाँ पे के साथ इंगेज करने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा के साथ जो मीटिंग्स हैं वो भी अच्छी तरह से सोची गई हैं। वैसे तो 30 डायलॉग्स हैं इंडिया और यूएस के बीच में, लेकिन एनर्जी, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, आई थिंक ये 3 चीज़ें डेफिनेटली एजेंडा पर होंगी। ऑफ कोर्स रीजनल सिक्योरिटी तो एजेंडा पे होता ही है, अफगानिस्तान से यूएस के ट्रूप्स और नेटो के ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी सिचुएशन कंसिडर होंगी। लेकिन एनर्जी, डिफेंस एंड कुछ इरिटेंट्स जैसे WTO और IPR डेफिनेटली टेबल पे होंगे। अब क्या आपको लग रहा है यहाँ से एक बिगनिंग हो सकती है एक नए रिलेशनशिप फॉर्म करने की, खासतौर से जिस तरह से उन्होंने लगातार कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और भारत नेचुरल ग्लोबल पार्टनर्स हैं, और जिस तरह से इन कंट्रीज में हम एक एवोल्यूशन देख रहे हैं डेमोक्रेसी का, वो एक बहुत बड़ा मौका होगा साथ मिलकर कुछ नया और कुछ बड़ा करने के लिए, और सिर्फ इंडिविजुअल नेशंस के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। और जो उसका एविडेंस है वो ये है
कि टिपिकल जो बायलैटरल डील्स होती हैं, जैसे इस बार न्यूज़ में और उनकी पब्लिसिटी में वो नहीं है कि यूएस जाके $10 बिलियन की डील है या $20 बिलियन की डील है। एक फ्रेमवर्क सेट करने वाली बात हो रही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खुद के स्टेटमेंट्स में ये था दैट वो एक नया चैप्टर, आई थिंक एग्जैक्ट वर्ड्स उन्होंने यूज़ किया था कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। एंड आई थिंक वो अप्रोप्रिएट वर्ड है क्योंकि शायद हो सकता है कि एक्चुअल जो डिस्कशंस हो लंचन पे, जो उनका ऑफिशियल लंचन है, वो तो खैर प्रोग्रेस होंगे, लेकिन उससे पहले जो डिनर है हो सकता है उसमें कोई पर्सनल केमिस्ट्री एंड पर्सनल रैपो बिल्ड हो, जो खाली इमीडिएट समिट्स के लिए नहीं लेकिन आने वाले सालों के लिए एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क सेट करेगा, जो एक बार वाजपेयी ने सेट किया था इंडिया यूएस रिलेशंस। ओके, यहाँ पर इनफैक्ट हम कुछ और जानकारों से भी बात करेंगे और उनसे उनका ओपिनियन भी लेना चाहेंगे। सुशांत सरीन हमारे साथ होंगे कुछ ही मिनटों में और उनसे जानेंगे कि क्या वो उम्मीद कर रहे हैं निकल कर आएगा प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक यूएस दौरे के बाद। आज जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली को संबोधित करने वाले हैं। वो इनफैक्ट यूएन हेडक्वार्टर्स पहुंच गए हैं। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी बान की मून से मुलाकात हो गई और हम बस इंतजार कर रहे हैं उनके भाषण का शुरू होने का और क्या निकल कर आएगा उस भाषण में, उसकी सीधी एनालिसिस हम करेंगे आपके लिए सीएनबीसी आवाज पर। अक्षय माथुर, सुशांत सरीन हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ ही सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया जो इस समय न्यूयॉर्क में हैं, उनसे भी सीधी चर्चा होगी और इस एनालिसिस में वो भी हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल हमने देखा है यूएस में उभर कर आए इस पर्टिकुलर मीट के पहले, इस पर्टिकुलर दौरे के पहले, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी अक्षय कि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भारत को ज़रूरत है अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने की और जो इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हुआ है भारतीय लोगों का इस सरकार से, खास तौर से नरेंद्र मोदी की शख्सियत से ही, अब इन इंटरनेशनल रिलेशन से आपको क्या लग रहा है वो कितना मीट होता हुआ दिखाई देगा? कितना अहम है इस समय भारत के लिए अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को और मजबूत करना? देखिए, बहुत कम लोगों ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी की फर्स्ट पॉलिसी मूव जो होगी वो फॉरेन पॉलिसी मूव होगी। तो उन्होंने अपने स्वेरिंग इन में जब सारे सार्क कंट्रीज़ को इनवाइट किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट भेजा था दुनिया को कि फॉरेन पॉलिसी ज़रूरी है, इंटरनेशनल रिलेशंस ज़रूरी है और साउथ एशिया नेबर्स फर्स्ट जो अप्रोच है वो ज़रूरी है। तो वहीं से उन्होंने शुरुआत कर दी थी। फिर उन्होंने सेकेंड फेज़ में उसको फॉलो अप किया, नेपाल गए, भूटान गए, ब्रिक्स के ले गए, जापानीज़ हेड ऑफ स्टेट को रिसीव किया, चाइनीज़ हेड ऑफ स्टेट को रिसीव किया। तो अब जो ये यूएस जा रहे हैं 3-4 स्टेट विजिट्स के बाद, इट्स ओनली रीइंफोर्सिंग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है यूएस के साथ। इंडियन अमेरिकन्स तो काफ़ी एक्साइटमेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे बिजनेस काउंसिल की मीटिंग्स भी है, जैसे USIBC जो US इंडिया बिजनेस काउंसिल है, उन्होंने भी मीटिंग्स रखी हैं। तो आई थिंक वो क्लोजली थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा बिकॉज USIBC हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट बॉडी रही है टू जो दोनों तरफ के बिजनेसेस को उन्होंने साथ में बुलाया है। एंड IPR रिलेटेड इश्यूज और WTO रिलेटेड इश्यूज को भी उन्होंने टेबल पे रखा है डिस्कशंस के लिए। तो आई थिंक वो वाली मीटिंग हमको थोड़ी देखनी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं यहाँ पर कुछ वायर्स पर जानकारी ये भी पढ़ रही हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ ही देर में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को एड्रेस करने वाले हैं, उन्होंने बान की मून के साथ जो भी चर्चा हुई है, जो ग्लोबल टेररिज्म फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए कौन से कड़े कदम उठाने चाहिए, सभी राष्ट्रों को मिलकर उस पर चर्चा हुई है और वो इशू रेज होता हुआ दिखाई दिया, जो ऑब्वियस है, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं सीरिया में जो कुछ हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स जो लगातार हम इतने सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज विश्व भर में बढ़ते हुए देख रहे हैं। और आप एक और चीज़ नोट करिएगा कि मलेशियन हेड ऑफ स्टेट ने भी एक स्टेटमेंट दिया है जब उनकी स्पीच में, और बोला है कि ये जैसे वॉर रिलीजन्स के बीच में नहीं है लेकिन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि सब मॉडरेट्स को राइज करना चाहिए, दे शुड कम टुगेदर इस एक्सट्रीमिज्म को फाइट करने के लिए। एंड मुझे तो ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकते थे अगर चाहते तो, कि आगे अगर फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देना था तो दे सकते थे कि एक्सट्रीमिज्म को फाइट करने के लिए सब कंट्रीज को आना पड़ेगा साथ में। लेकिन पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट ने कुछ और कहीं और एम्फेसिस देने की सोची कश्मीर पे। आई थिंक वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उसके पीछे भी रीजंस हैं। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एट द मोमेंट
सारी फोकस रहेगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच पे एंड हमारा अंदाज़ा यही है कि वो एलिवेट करेंगे और मैच नहीं करेंगे, तू मैं नहीं लगेंगे पाकिस्तान के बड़े मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। आपने सुना एक ऐतिहासिक भाषण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला भाषण यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में रखा है और जैसे उम्मीद थी भारत की क्या प्राथमिकता है विश्व में। उन्होंने कहा आर्थिक और सामाजिक बदलावों से भारत बदल रहा है, लेकिन हम ऐसे मकाम पर पहुंचे हैं जहां पर हम विश्व को एक वन फैमिली की तरह देखते हैं। जो भारत का मूल यहां पर स्टेटमेंट होता है वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वर्ल्ड इज वन फैमिली, उसको सबसे पहले सामने रखा और उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारतीय सरकार प्राथमिकता दे रही है अपने नेबरहुड, अपने पास के देशों से बेहतर रिलेशंस बनाने के लिए। एक जो बड़ा मुद्दा था कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जो बयान दिए थे कश्मीर के मुद्दे पर, उस पर भारत क्या एक करारा जवाब देगा या नहीं। वहां पर उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए बिना आतंक के साथ वो बायलैटरल टॉक्स के लिए राजी हैं और इस मंच पर, यूनाइटेड नेशंस जैसे मंच पर ऐसी बातें उठाकर इस प्रयास को पूरी तरह से पॉसिबल करना मुश्किल है। इस समय प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि याद रखना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के फ्लड्स को और वहां पर कैसे लोगों को सहायता दी जाए। वहां उन्होंने ये भी मौका छोड़ा नहीं कि आपको याद होगा जहां पर कश्मीर के पीड़ितों को असिस्टेंस देने की बात कही थी, उन्होंने कहा यह भी कहा था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग हैं जो इस फ्लड की पीड़ा से गुजर रहे हैं उनको भी भारत सहायता देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन एक जो बड़ी बात निकल कर आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से फोकस किया है ग्लोबल टेररिज्म को और कैसे उससे निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए पूरे विश्व को एक साथ आना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय माथुर, रिसर्च हेड गेटवे हाउस के, सुशांत सरीन, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। सरीन साहब, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान को एक करारा झटका मिलेगा या नहीं, वो मेरे ख्याल से इस स्पीच में साफ निकल कर आया है। मेरे साथ मौजूद हैं संजय पुगलिया, CNBC आवाज के एडिटर भी। संजय, आपने क्या निकाला है इस भाषण से? एक ऐतिहासिक मौका था नरेंद्र मोदी के लिए। संजय के पास हम चलेंगे, लेकिन सरीन साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप इस भाषण को कैसे देख रहे हैं और क्या पाकिस्तान को उन्होंने करारा जवाब दिया है? देखिए, मोदी जी जो हैं वो ही नेवर सीजेस टू सरप्राइज, वो बिल्कुल लुप्त कर देते हैं अपने भाषण से और इतने कम समय में इतने सारे मुद्दों को उन्होंने छेड़ा। मेरे ख्याल ये एक अपनी तरह की एक उपलब्धि है। योग से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम है उस पे, पर्यावरण से लेकर आप पर्यटन तक चले गए और फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज से लेकर टेररिज्म, प्रैक्टिकली हर जो मुद्दा था उसको कवर किया, भारत का भी पक्ष रखा और मेरे ख्याल दुनिया को भी एक नई राह दिखाई कि हमको कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। स्पेस के बारे में भी बात की, साइबर स्पेस के बारे में भी बात की। मेरे ख्याल मेरी नज़र में तो एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं मानता हूँ ये अच्छा किया कि बिना उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिए लेकिन फिर भी उस मुद्दे पर छेड़ा और पाकिस्तान को एक मेरे ख्याल बहुत मुनासिब जवाब दिया कि अगर आप ये समझते हैं कि यूएन में इस मामले को उठाकर आपको कुछ उपलब्ध होगा तो शायद आपकी ये गलत फहमी है। हम चाहते हैं कि आप बायलैटरल तौर पर हमसे मुद्दा के बारे में डिस्कस करें, हम बिल्कुल तैयार हैं। और फिर एक लिहाज से पाकिस्तान को ये भी जताया कि एक ऐसे समय जब कश्मीर के ऊपर एक आपदा आई हुई है, वहाँ पर आप इस तरह की राजनीतिकरण कर रहे हैं, उससे बेहतर ये होता कि हम लोग मिलजुल कर कश्मीर में जो जनता त्रस्त है उसकी मदद करते। तो मेरे ख्याल एक तरह से पाकिस्तान को एक आईना भी दिखाया। और जब अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म की बात की तो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में खामियां रही हैं, मेरे ख्याल उस पर भी उन्होंने अपने निशानदेही की। और साथ ही साथ
जो भारत की कमिटमेंट है उसको फाइट करने की, उस पर भी उन्होंने बात की। और एक तरह से उन्होंने ये भी एक अंदेशा दिया कि भारत इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने को तैयार है। अब उसका एक्चुअल रूप और स्वरूप क्या होगा ये शायद अभी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल तमाम मुद्दों को छुआ और बहुत ही उम्दा तरीके से छुआ। जी हाँ, बेहद शानदार भाषण रहा है ये। हमारे साथ मौजूद है संजय पुगलिया। संजय, आप इस भाषण को कैसे देख रहे हैं? जैसे सरीन साहब भी कह रहे थे, इंटरनेशनल टेररिज्म, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, योग, यूएन को और कैसे मजबूत किया जाए। इनफैक्ट यूएन के 70th साल में क्या फोकस एरिया होना चाहिए, तमाम बातों पर फोकस रहा है इस भाषण में। बिल्कुल, एक जो मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हुए भारत के प्रधानमंत्री को जिस तरह से बोलना चाहिए इंडिपेंडेंस के साथ, वो इन्होंने कहा है। बिटवीन द लाइन पढ़ें तो इन्होंने जो बड़ी ताकतें हैं उनको भी ये कहा है कि जो आप गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करते हैं ये बहुत गलत बात है। और ये भी कहा है कि यूएन अब इस कदम को आगे बढ़ाए कि किस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय एक्शन, इंटरनेशनल कन्वेंशन इस पर कैसे कम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाया जाए। बहुत समय से बात हो रही है, उसको पूरा किया जाए। पाकिस्तान का जैसा अभी सुशांत सलीम साहब ने भी जिक्र किया, एक तरीके से उन्होंने एम्बेरस किया है नवाज शरीफ को। जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया, उसके जवाब में ये कहते हैं कि दीक्षित जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें जो बाढ़ आई है उसमें हमने मदद के लिए इनको कहा है, हम मदद करना चाहते हैं। तो ये जो स्टेट्समैन लाइक अप्रोच होना चाहिए, उस तरीके से पूरी दुनिया को बताया कि भले ही हमारे उनसे विवाद हैं लेकिन एक मानवीय आपदा आई है, वहां हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए उन्होंने कहा है। टेरर के बारे में जो तरफदारियां होती हैं अमेरिका या जो पश्चिमी देश हैं उनके जो सिलेक्टिव तरीके हैं उसको एक तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, जो बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेसी की बात को भूटान से ट्यूनीशिया तक जोड़ करके किस तरीके से यूएन को भी मजबूत किया जाए और किस तरीके से यूएन को जो रिफॉर्म करना है, ये काम बहुत दिनों से बाकी और इसको 2015 में करें, इसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो समुद्र जोड़ने के काम की चीज थी, समुद्र को लेकर के झगड़ा हो रहा है, ये कह करके बिना नाम लिए चीन के साथ जो इश्यूज हैं सारे उसके समुद्र से जुड़े हुए पड़ोसी देशों को लेकर के उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने एक बार मजबूती से रखा है। मुझे लगता है कि समुद्री इलाकों में भारत की जो कंसर्न है या दूसरे देशों के कंसर्न है चाइना की एक्टिविटी के कारण, उसको अब एक तरीके से ग्लोबल डिस्कशन में आगे बढ़ा रहे हैं। पहले ये बातें थोड़ा कॉशियसली किया करता था हिंदुस्तान, लेकिन अब साफ साफ कह रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बड़े हाईलाइट्स हैं। हिंद महासागर, पैसिफिक महासागर में शांति की बात और टेरर के खिलाफ लड़ने की बात, और जाहिर है कि उन्होंने बहुत ही स्वीट नोट पे इस बात को खत्म किया और बहुत रिलेवेंट तरीके से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस क्यों मनाया जाना चाहिए। संजय, क्या आप कहेंगे, इस भाषण से ये साफ जाहिर हो रहा है कि भारत यूनाइटेड नेशंस के फ्रंट पर एक बड़ा रोल प्ले करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और वो जाहिर तौर से 70th एनिवर्सरी की जो बात उन्होंने 2-3 बात कही वो उसमें जाहिर हो रहा है। बिल्कुल, भारत ये कह रहा है कि इस यूएन फोरम को जो एक प्रकार से एक बहुत इनइफेक्टिव बॉडी हो गई है, इसको रीजुविनेट करने की जरूरत है। भारत उसमें भूमिका निभाना चाहता है। लेकिन हर्षिता, दूसरा सच ये है कि यूएन के मामले में जब भी इसके इस्तेमाल या गैर इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल की बात होती है तो उसमें भारत यहाँ पर अपनी राय रखता भी है, तो उस तरीके से सुना नहीं जाता, क्योंकि अंत में आकर के जो बड़े देश हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, वही डोमिनेट करती हैं। तो यूएन का जो इरोजन हुआ है उसको अंडरलाइन करके निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि भारत इसमें प्रोएक्टिव रोल निभाना चाहता है। इस बात को उन्होंने बड़े पैमाने पर हाईलाइट किया है। जी हाँ, और यहाँ पर कहा भी गया है कि यूनाइटेड नेशंस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है विश्व भर में एक नया बदलाव लाने के लिए, और उसका पूरी तरह से उपयोग होना चाहिए। हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस चर्चा को जारी रखेंगे और हमारे सभी जानकार आपको बताएंगे कि इस भाषण से क्या वो बड़े मुद्दे हैं जो निकल कर आएंगे। भारत एज ए नेशन विश्व भर के सामने जो खड़ा होगा इस नई लीडरशिप के सामने, उस लिहाज से कैसे देखना चाहिए। लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के साथ उन्होंने अपने दिल की बात कही। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत मुमकिन है।
भारत इसके लिए तैयार है, लेकिन उसे आतंकवाद बंद करना होगा। शांतिपूर्ण माहौल से वो बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को करारा जवाब मिला, लेकिन उन्होंने ये संयम से दिया है। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐतिहासिक भाषण था, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा कि वो पाकिस्तान समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बातचीत के लिए एक अच्छा माहौल बनाना होगा। हमारे अपने क्षेत्र में आतंकवाद के अस्थिरताकारी खतरे से जूझना जारी है। हम पिछले 4 दशक से इस संकट को झेल रहे हैं। आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। इसके खतरे से छोटा या बड़ा, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिम में, कोई भी देश मुक्त नहीं है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के लिए देशों की कथनी और करनी की तरफ उन्होंने ध्यान डाला। आतंकवाद का कोई अच्छा या बुरा चेहरा नहीं होता है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक भाषण का विश्लेषण करने के लिए अक्षय माथुर, रिसर्च हेड गेटवे हाउस, सुशांत सरीन, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, और साथ ही संजय पुगलिया, संपादक CNBC आवाज, जो न्यूयॉर्क में इस समय मौजूद हैं। संजय, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। किस तरह का जिस तरह का एम्फेसिस इंटरनेशनल टेररिज्म और साथ साथ जो भारत की टेररिज्म के साथ दिक्कतें रही हैं, जो पिछले 4 डेकेड से हम फेस करते आए हैं, उन सभी मुद्दों को बखूबी एड्रेस किया है नरेंद्र मोदी ने इस भाषण में। जी बिल्कुल, जो हम लोग बात करते रहे हैं कि सिलेक्टिव अप्रोच जो रहा है बड़ी ताकतों का, अमेरिका उसमें लीडर रहा है, उसको उन्होंने साफ तरीके से कहा है, बिना नाम लिए कहा है कि आप लोगों के इस अप्रोच से तो समस्या बढ़ गई है, आप लोग तो अभी तक इससे लड़ नहीं पाए हैं और ये तरीके से चल भी नहीं सकता जब तक कि आप एक इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंट कोऑपरेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए जब वो साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं या वो कहते हैं कि ये बैड और गुड टेररिज्म जैसे डेफिनेशन सुनने में बहुत जब आता है तो बुरा लगता है, तो यही कहना चाहते हैं कि अब इसको ग्लोबल तरीके से लड़ना होगा। ये नहीं हो सकता कि अगर हम पाकिस्तान से आतंकवाद के लिए जूझ रहे हैं तो ये आपके लिए लो प्रायोरिटी हो जाए। और अब ओबामा साहब जो 6ठे साल में अपने राष्ट्रपति शासन काल के हैं, राष्ट्रपति काल के हैं, उसमें ISIS से लेके इराक और सीरिया और ये अफगानिस्तान से फौजों को वापस लेने के पूरे प्रॉब्लम में जूझते रहे हैं, तो इनके आतंकवाद की लड़ाई से कौन सी कामयाबी इनको मिल गई? इसी का रिमाइंडर है कि कहीं न कहीं इस स्ट्रेटजी में गलती रही है, क्योंकि ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी की कमी रही है। तो इसका एक बड़ा भारी रिमाइंडर भारत ने इस मंच से आज, प्रधानमंत्री ने इस मंच से आज दिया है। जी, साथ ही उन्होंने ये भी साफ कहा है कि समय के साथ जरूरत है सभी देशों को अपने आप को ढालने की, सभी मतभेदों को दरकिनार करने की और टेररिज्म के साथ लड़ने की, एक यूनाइटेड फ्रंट सामने रखने की। सरीन साहब, ये कितना महत्वपूर्ण था कि प्रधानमंत्री को ये स्टांस लेना पड़ा और जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म की काफी समय से बात हो रही है, उसको तवज्जो देने का आग्रह किया है? देखिए, उसमें एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अभी तक एक लिहाज से कोई एग्रीड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म भी नहीं है। हर एक आदमी टेररिज्म अपनी तरीके से डिस्क्राइब करता है और जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में हुकूमतें जो हैं जमात-उद-दावा जैसी एक आतंकवादी गिरोह को समझती हैं कि ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और उनको इसी तरीके से स्पॉन्सर करती हैं। तो अगर इस तरह के दोहरे मापदंड रहेंगे तो आप टेररिज्म के खिलाफ कभी लड़ नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये, और जो मोदी जी ने भी ये बात कही कि आप अगर टेररिज्म को सेफ सैंक्चुरी देंगे, जैसे बहुत सारे देश दे रहे हैं,
पाकिस्तान तो दे ही रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर टेररिस्ट की पनाहगाहें होती हैं। हम अगर आईसिस की बात करें तो ये भी हमारे सामने बात आ रही है कि कैसे उनकी एक राह गुज़ीर हो रहे हैं वो टर्की के थ्रू, और टर्की ने अपनी आंखें मीची हुई हैं और ना बुरा देखता है, ना बुरा सोचता है, ना बुरा करता है, जहाँ तक आईसिस का सवाल है। तो इन सारे जो दोहरे मापदंड हैं उनको मेरे ख्याल सामने लेके आना बहुत ज़रूरी था। यही चीज़ हमने अमेरिका में भी देखी कि जिस तरह से कुछ इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों को सीरिया में अमेरिका ने स्पॉन्सर किया, उसके बाद ये पता लगा कि वो अलकायदा के साथ है, उन्हीं में से आईसिस उभर के आया। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं ये वापस आप ही के ऊपर उलटवार करते हैं, और ये मेरे ख्याल प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को स्पष्ट किया। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि अगर आप इसको इंडिविजुअली लड़ेंगे, हर एक देश को अपने ताईं वो सारी कोशिशें या वो सारे कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए एक ग्लोबल आपको फाइट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के अब नए इसकी मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं टेररिज्म की, स्पेशली हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं कि रियासतें बिखर रही हैं, टूट रही हैं, नई नई ताकतें एक तरह से जन्म ले रही हैं, और ये सारा का सारा खित्ता जो है ये सारा का सारा डिस्टेबलाइज होगा, और उसके साथ जो असर होंगे तमाम विश्व में पड़ेंगे, आर्थिक भी पड़ेंगे और मानवीय भी पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल अगर जब तक ये सारे के सारे मुल्क आपस में मिलकर इसके साथ इस संघर्ष में नहीं जुड़ते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक तरह से ये भी बताया कि जैसे उन्होंने यूरोप की बात की, और वहां पर जब उन्होंने बात की कि भाई देखिए यहाँ पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं, तो वो क्लियर एक इंडिकेशन थी जो यूक्रेन वाला क्राइसिस है उसके ऊपर, और ये भी उन्होंने सुझाव देने की कोशिश की कि इसको जितनी जल्दी सुलझाए उतना बेहतर है। तो जो टोटल ब्रॉड विजन उन्होंने दिखाया, मेरे ख्याल ये शायद ही कोई कर पाए कि इतना ब्रॉड विजन के साथ और तमाम मुद्दों को इतनी सटीक भाषा में जिस तरह से उन्होंने पेश किया। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जी अक्षय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से भाषण आया और इतनी जो एंटिसिपेशन थी भारत ही नहीं विश्व भर के लोगों में कि किस तरह का स्टांस नरेंद्र मोदी लेंगे, एक मेजर रेवोल्यूशन हुआ है भारत में, जिस तरह की डेमोक्रेटिक फ्रंट हमने आती देखी है इन इलेक्शंस के बाद। अंग्रेजी में कहावत अब वो होगी दैट इंडिया इज डेफिनेटली अ पावर टू रेकन विद, उसका पूरा उदाहरण दिया है नरेंद्र मोदी ने इस भाषण में। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक तरह से अपना रोल तो एक पॉलिटिकल लीडर से स्टेट्समैन के लीडर को में कन्वर्ट किया है, क्योंकि वो खाली इंडिया के बारे में नहीं बोल रहे थे, सब कंट्रीज़ को आने के लिए बोल रहे थे, एक कॉमन कॉज के लिए, चाहे टेररिज्म हो या क्लाइमेट चेंज हो। तो दूसरी चीज़ ये भी नोटिस करिए कि उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट डायरेक्टली नहीं मांगी, लेकिन एक तरह से इस तरह से इंडिया को प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर है, एंड अल्टीमेटली सब देश इंडिया को रिस्पेक्ट करेंगे उसकी पोजीशंस के लिए, खाली डिमांड के लिए नहीं। तो आई थिंक इम्प्लिसिटली अफ्रीकन कंट्रीज़ जिन्होंने पिछली बार भी इंडिया को सपोर्ट किया था, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ इम्प्रेस होंगे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो नॉन परमानेंट सीट्स होती है उसके लिए काफ़ी सपोर्ट किया था। तो आई थिंक एक तरह से उनके लिए मैसेज है। दूसरी चीज़ ये है कि जो डेमोक्रेसी पे एम्फोसिस है, खाली डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए नहीं लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि वो रीएम्फसाइज करना चाहते हैं अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स और वर्ल्ड के लिए कि वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए अफगानिस्तान का नाम दिया, नेपाल का लिया, जो नेपाल को हम भूल जाते हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उनको कितनी मुश्किल हो रही है, लेकिन उन्होंने एक डेमोक्रेटिक अप्रोच लिया नेपाल ने। भूटान का नाम लिया क्योंकि भूटान को रीएनर्जाइज कर रहे हैं और इंडिया हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी भी कर रहा है वहाँ पे, और फिर उन्होंने चाइना का नाम डायरेक्टली नहीं लिया। तो एक तरह से एक मैसेज था कि डेमोक्रेसी और वो भी नेबर्स में बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मर्ज की है दो चीज़ें, एक तो अपना स्टेटमेंट बनाया है ग्लोबल पावर की तरह, लेकिन दूसरी चीज़ एडमिट भी करिए कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बिना क्लाइमेट चेंज को हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो उन चीज़ों पे आना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट पॉइंट ये है जो पहले पैनलिस्ट ने भी बोला है कि
जो इंटरनेशनल कन्वेंशन की जो बात हो रही है उसमें और भी बिटवीन द लाइंस रीड करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यूएस पाकिस्तान को भी काफ़ी सपोर्ट देता है, जो इंटरनेशनल कोalition के लिए आई थिंक 2001 से लेके आज तक कम से कम $12 बिलियन दे चुका है। अगर आप हमारा FDI इनफ्लो देखें यूएस को, वो भी अराउंड 12-13 बिलियन डॉलर्स ही है। तो आप ये रिलेशनशिप को अगर आप साइड बाय साइड देखें तो देखें कि इंडिया अभी भी प्रोटेस्ट तो करता ही है कि उनको जो सपोर्ट है पाकिस्तान को फाइनेंशियली वो बहुत मायना रखता है। और लास्ट जो ट्रांच जो गया है वो अभी मई में ही गया $350 मिलियन के लिए। तो आई थिंक ये सब मुद्दे खाली यूनाइटेड नेशंस को एक इम्प्लिसिटली बताने के हैं, और होपफुली जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ जो बात होगी एक्सप्लिसिटली ये कुछ चीज़ें बात होंगी। संजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये शायद दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जिन्होंने UN की महासभा को संबोधित किया है, लेकिन ये भाषण आप कह सकते हैं किसी भी दूसरे भाषण से ज्यादा इम्पैक्टफुल है और शायद भारत को एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइट में दुनिया के सामने लेकर आता है। देखिए, बिल्कुल इसमें एक पर्सनालिटी का भी चक्कर है। अगर आप देखिए जो भारत की मूल पोजीशन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसमें कोई बहुत नया परिवर्तन आया हो ऐसा नहीं है। मनमोहन सिंह जी के आप पुराने और प्रधानमंत्रियों की स्पीच निकालेंगे तो आप एक कॉमन थ्रेड उसमें पाएंगे, लेकिन बात है कि कौन सी शख्सियत ये बात कह रही है। तो जब मोदी जी आज हिंदी में जब भाषण दे रहे थे तो उसमें जो एक कंफर्ट था उनका, एक ग्लोबल स्टेज पर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह से विश्वास के साथ बात कर रहे थे। ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी था और इंटरनेशनल ऑडियंस को भी अपना एक नया परिचय देने के लिए था। इस मौके का उन्होंने एक बिल्कुल ठीक तरीके से जो उपयुक्त तरीका होना चाहिए इस्तेमाल करने का उन्होंने किया है। और जहां तक एक नए कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी ताकतों की ये जो गड़बड़ वाली पॉलिटिक्स होती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, उसको भी इन्होंने वार्न किया। एक तरह से यही तो कह रहे हैं कि ये UN को एक डिबेटिंग सोसाइटी बना के रखने का मतलब नहीं है, इसको दुरुस्त करिए और वास्तविक डेमोक्रेटिक फोर्सेस को आगे बढ़ाइए, और उसमें भारत का बड़ा रोल है। और ये जो चूज एंड पिक वाला सिलेक्टिव टेरर का जो फाइट है, इससे तो हो नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है कि UN के प्लेटफॉर्म से जो बातें जितनी साफ तौर पर की जा सकती हैं वो प्रधानमंत्री जी ने इस प्लेटफॉर्म से की है। आप कह सकते हैं कि एक स्टेट्समैन लाइक स्पीच थी जिसमें वसुधैव कुटुंबकम से लेकर के योगा तक के जिक्र में बीच में एक बात उन्होंने बहुत अच्छे से कही, बहुत सफाई से कही, वो है ये जी ऑल क्यों नहीं बनाते। हम लोग अलग अलग जो ग्रुप में बैठ करके सोच रहे हैं और बात कह रहे हैं कि 193 देशों का ये संगठन है अगर UN, तो हम लोग सब लोग मिल करके हर चीज पर कंसेंसस क्यों नहीं बनाते, हर वक्त ट्रांजैक्शनल अप्रोच क्यों रखते हैं। क्योंकि माना ये गया है कि ये पूरी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच पे ही चलती है। मोदी यहाँ पर अपनी हिंदुस्तानी फिलोसफी को आगे बढ़ा करके कहते हैं कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन से थोड़ा ज्यादा सोचिए। अगर हमको एक शांति और भाईचारे वाली दुनिया की कल्पना करनी है और हम दावा करते हैं कि कर रहे हैं उसके लिए काम, तो जरा सा खुल करके साफ साफ बात करके करिए। जी, इनफैक्ट हमेशा हम कहते हैं कि एक लीडर को, अगर एक मजबूत लीडर को सामने आना है तो बड़ी सोच काफी अहम रहती है, और इस भाषण में वही निकल कर आई है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा विराम। आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश CNBC आवाज पर। नरेंद्र मोदी ने अपना पहला भाषण यूनाइटेड नेशंस की महासभा में रखा और एक आप कह सकते हैं अपने ही अंदाज में उन्होंने कई मुद्दों पर अपना बयान सामने रखा है। खासतौर से पाकिस्तान का मुद्दा हो या फिर ग्लोबल टेररिज्म की बात हो, तमाम मुद्दों को छुआ और कुछ लाइटर नोट पर उन्होंने एक इंटरनेशनल योगा दिवस क्यों ना शुरू किया जाए उस पर भी बात की। लेकिन एक अहम चीज और काफी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने जो कही कि कई देश अलग अलग पैरामीटर्स पर G7 हो, G20 हो, G4 पर सिमिलर चीजों को लेकर काम करते आए हैं। अक्षय, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 70th एनिवर्सरी जो यूनाइटेड नेशंस अपनी मनाएगा उसमें G1 G ऑल पर फिर से फोकस क्यों ना हो, क्यों ना यूनाइटेड नेशंस को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए जो पहली दी जाती थी। कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है ये? बहुत ज़रूरी मैसेज है, और शायद अगर स्पीच में अगर कुछ ऐसी बात हो जो उनकी थोड़ी सी नेबुलस रही, वो G ऑल की ही है। G ऑल कहना आसान है और एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है।
G4 इसलिए बना था क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म को पुश करने के लिए यूएनएससी के अलावा 4-5 अलग स्ट्रॉन्ग नेशंस की ज़रूरत थी। इसी G7 इसलिए बना था क्योंकि यूरोपियन और अमेरिकन पावर्स को साथ आना था यूनिलैटरली कुछ डिसीजंस लेने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। इसी तरह WTO में भी G77, G33 ऐसे बनते चले गए। G20 20 साल पहले बना था, लेकिन प्रेसिडेंट बुश ने रिवाइव किया 2008 के क्राइसिस के बाद, क्योंकि इकोनॉमिक पावर्स को साथ आना था, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट्स में चाहिए थी। तो अमेरिका चाहता था और यूरोप चाहता था कि चाइना और इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करे। तो एक महत्व है छोटे छोटे ग्रुप्स के आने का, एंड G-all का ये गोल मुश्किल लग रहा है। सो जहाँ तक हो सके मोदी जी की स्पीच में अगर कोई भी अगर थोड़ी सी बात थोड़ी वेग रही है, वो खाली यही थी। एंड हर ऑर्गेनाइजेशन में छोटे ग्रुप्स कभी कभी ज़रूरत होते हैं खाली अपना विजन आर्टिकुलेट करने के लिए। ये बात ज़रूर है, और मोदी जी ने भी एडमिट करी कि हम भी उन ग्रुप्स को एस्पायर करते हैं और हम लोग भी पार्ट रह चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी इंटरेस्ट और लॉबी ग्रुप में खो जाएं और बाकियों का इंटरेस्ट छोड़ दें, क्योंकि अगर हम भी कल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रह जाएंगे तो हम हो सकता है हम बाकी जो लीस्ट डेवलपर कंट्रीज़ है LDC, उनके जो गोल्स है और उनके जो एस्पिरेशंस है उनका मायना नहीं रखें। तो वो थोड़ा सा हम लोग को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। सरीन साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि देशों के बीच सार्थक संबंध करना ज़रूरी है, और द वेरी फैक्ट वो कह रहे हैं जो निराशावादी माहौल नॉर्मली रहता है कि छोड़ो यार कुछ होने वाला नहीं है, उसको समय के लिहाज से बदलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये शायद ये सिर्फ भारत या फिर नेबरिंग देशों की बात नहीं हो रही थी, ये विश्व के लिए एक मैसेज था। मेरे ख्याल ये उसमें इनकी एक लिहाज से मोदी जी की जो पर्सनालिटी है वो भी दर्शाई जाती है, क्योंकि वो खुद एक निराशावादी या सिनिक नहीं है, और वो ऑप्टिमिज्म से आगे बढ़ते हैं, और यू नो ही हैज़ अ ज़ेस्ट फॉर डूइंग एंड अचीविंग थिंग्स। तो मेरे ख्याल वो भी इसमें दर्शाई जाती है बात कि आपको हताश होकर नहीं बैठना चाहिए, आपको जूझते रहना चाहिए और चीज़ें आगे निकलती रहेंगी। मैं अक्षय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो ग्रुपिंग्स बनी उनकी अपने उद्देश्य थे, उनके अपने कारण थे, लेकिन मेरे ख्याल इधर मोदी जी एक तरह की विजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह का एक मल्टीलैटरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, जहाँ पर तमाम देशों की जो हित है वो एक कलेक्टिव तरीके से उनको एड्रेस किया जाए, बनस्बत इसके कि सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन को देखें। एक तो ये था, लेकिन एक और जो पहलू था जो शायद आज तक किसी भी लीडर ने ऐसी इंटरनेशनल स्टेज पे नहीं किया, वो था BSP का। नॉर्मली हमारे यहाँ पर राजनीति में बिजली सड़क पानी माना जाता है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं ये बिजली, सैनिटेशन और पानी हो गया है। और जब इस तरह से उन्होंने बात किया कि कितने लोग इन 3 चीज़ों से वंचित हैं और कैसे हमको अपने रिसोर्सेज को शेयर करके तमाम दुनिया को, लोगों को ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो उनको देनी है। मेरे ख्याल ये आज से पहले मुझे तो याद नहीं है कि किसी नेता ने इतनी फोर्सफुली इस चीज़ को आगे इस तरीके से पेश किया हो। प्लस उन्होंने इसके साथ साथ एक तो अपनी उदाहरण दिया कि जैसे भारत एक निःशुल्क सार्क सैटेलाइट की बात कर रहा है, वैसे ही उन्होंने लोगों को ये एक तरह से इनवाइट किया कि अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, फंड्स का बंटवारा करें इस तरीके से, ताकि जो देश इसके जिनके पास इनका अभाव है उनको भी प्रगति करने का मौका मिले। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी किया, वो जो टिपिकल राइट विंग या रिपब्लिकन लॉजिक है कि आप आदमी को मछली पकड़ना सिखाइए, उसको मछली लाकर मत दीजिए। तो उन्होंने देशों से भी ये आग्रह किया कि वो अपने ताई जो उनसे बन पड़ता है वो भी उनको भी अपनी वो पूरी की पूरी। मैं यहाँ पर संजय आपको लाना चाहूंगी, जो उन्होंने साफ तौर से कहा है, जो सरीन साहब भी कह रहे हैं कि सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर को अधिक व्यापक और संगठित रूप से एड्रेस करना चाहिए। और 2015 के डेवलपमेंट एजेंडा के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि ये फोकस एरिया होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये काफी हद तक अपने भारतीय लोगों के लिए भी है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी है कि वो इस बात से रिलेट करें कि यूएन में जा करके कोई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ही की बात नहीं होती है, उनकी ही बात मैं करता हूं। इसको उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है और ये बिल्कुल फंडामेंटल बात है और इसको
बहुत जरूरी डिस्कशन में लाना जरूरी है, क्योंकि ये बातें आमतौर पर हम लोग कस्टमरी तौर पर सुनते हैं कि जो बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो यूएन जिसको कहता है कि हम ड्राइव करते हैं, उसको ये याद दिलाने की जरूरत है कि देखिए गैर बराबरी कितने बड़े पैमाने पर है, डिप्राइवेशन कितने बड़े पैमाने पर है, इनजस्टिस कितने बड़े पैमाने पर है और गरीबी कितने बड़े पैमाने पर है, और उसको अटैक करने के लिए एक ज्वाइंट ग्लोबल एक्शन चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि अगर हम आपसे टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं या इस प्रकार के नई नॉलेज जो आपके पास है उसकी शेयरिंग मांग रहे हैं, तो ये बेसिक लाइफ जो है इंसान की उसको इम्प्रूव करने के लिए है, और इसमें बहुत ज्यादा देशों की जो ट्रांजेक्शनल बातें हैं, पॉलिटिकल बातें हैं, लेन देन की बातें हैं, उस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। तो एक अपना मन खोलने की, एक बड़ा बनने की बात कही है। वही उसी छोरी से रिलेट होता है कि अगर हम भारत वाले कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम है, तो ये बात आप भी समझिए और उस तरीके से रेसिप्रोकेट करिए पूरी दुनिया के लिए। और इनफैक्ट जो तमाम मुद्दों को उठाया है नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में आज, उसमें मेरे ख्याल से अक्षय सबसे आसान शुरुआत के लिए वही होगा जो उन्होंने अपील की, इंटरनेशनल योगा दिवस क्यों ना मनाया जाए। आई गेस दैट विल बी अ ग्रेट बिगिनिंग। और बिगिनिंग के अलावा एक ये मेंशन करने का एक ये रीज़न भी हो सकता है कि वो कुछ यूनिक देना चाह रहे थे इंडिया की तरफ से। एंड योगा कभी कभी क्या होता है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर के डिस्कशन में रह जाता है, लेकिन सॉफ्ट पावर का महत्व है कई कई चीज़ों में, इसलिए इंटरनेशनल योगा डे भी मेरे ख्याल से एटलीस्ट कुछ तो अटेंशन लाएगा इंडिया को। आई थिंक उसमें बहुत महत्व है। जी, इनफैक्ट वो एक लाइटर नोट पर एक लाइटर मुद्दा जरूर था, लेकिन काफी बड़े मुद्दों को उठाया गया है नरेंद्र मोदी के इस भाषण में। लेकिन यहाँ से अब सभी की नजरें होंगी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कितना बड़ा और कितना रॉकस्टार अवतार नरेंद्र मोदी पेश करते हैं भारतीय जनता के सामने, विश्व के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के साथ उन्होंने अपने दिल की बात कही। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत मुमकिन है, भारत इसके लिए तैयार है, लेकिन उसे आतंकवाद बंद करना होगा। शांतिपूर्ण माहौल से वो बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को करारा जवाब मिला, लेकिन उन्होंने ये संयम से दिया है। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐतिहासिक भाषण था जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा कि वो पाकिस्तान समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बातचीत के लिए एक अच्छा माहौल बनाना होगा। हमारे अपने क्षेत्र में आतंकवाद के अस्थिरताकारी खतरे से जूझना जारी है। हम पिछले 4 दशक से इस संकट को झेल रहे हैं। आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। इसके खतरे से छोटा या बड़ा, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिम में, कोई भी देश मुक्त नहीं है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के लिए देशों की कथनी और करनी की तरफ उन्होंने ध्यान डाला। आतंकवाद का कोई अच्छा या बुरा चेहरा नहीं होता है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक भाषण का विश्लेषण करने के लिए अक्षय माथुर, रिसर्च हेड गेटवे हाउस, सुशांत सरीन, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, और साथ ही संजय पुगलिया, संपादक CNBC आवाज, जो न्यूयॉर्क में इस समय मौजूद हैं। संजय, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी।
किस तरह का एम्फेसिस, जिस तरह का एम्फेसिस इंटरनेशनल टेररिज्म और साथ साथ जो भारत की टेररिज्म के साथ दिक्कतें रही हैं, जो पिछले 4 डेकेड से हम फेस करते आए हैं, उन सभी मुद्दों को बखूबी एड्रेस किया है नरेंद्र मोदी ने इस भाषण में। जी बिल्कुल, जो हम लोग बात करते रहे हैं कि सिलेक्टिव अप्रोच जो रहा है बड़ी ताकतों का, अमेरिका उसमें लीडर रहा है, उसको उन्होंने साफ तरीके से कहा है, बिना नाम लिए कहा है कि आप लोगों के इस अप्रोच से तो समस्या बढ़ गई है, आप लोग तो अभी तक इससे लड़ नहीं पाए हैं और ये तरीके से चल भी नहीं सकता जब तक कि आप एक इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंट कोऑपरेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए जब वो साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं या वो कहते हैं कि ये बैड और गुड टेररिज्म जैसे डेफिनेशन सुनने में बहुत जब आता है तो बुरा लगता है, तो यही कहना चाहते हैं कि अब इसको ग्लोबल तरीके से लड़ना होगा। ये नहीं हो सकता कि अगर हम पाकिस्तान से आतंकवाद के लिए जूझ रहे हैं तो ये आपके लिए लो प्रायोरिटी हो जाए। और अब ओबामा साहब जो 6ठे साल में अपने राष्ट्रपति शासन काल के हैं, राष्ट्रपति काल के हैं, उसमें ISIS से लेके इराक और सीरिया और ये अफगानिस्तान से फौजों को वापस लेने के पूरे प्रॉब्लम में जूझते रहे हैं, तो इनके आतंकवाद की लड़ाई से कौन सी कामयाबी इनको मिल गई? इसी का रिमाइंडर है कि कहीं न कहीं इस स्ट्रेटजी में गलती रही है, क्योंकि ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी की कमी रही है। तो इसका एक बड़ा भारी रिमाइंडर भारत ने इस मंच से आज, प्रधानमंत्री ने इस मंच से आज दिया है। जी, साथ ही उन्होंने ये भी साफ कहा है कि समय के साथ जरूरत है सभी देशों को अपने आप को ढालने की, सभी मतभेदों को दरकिनार करने की और टेररिज्म के साथ लड़ने की, एक यूनाइटेड फ्रंट सामने रखने की। सरीन साहब, ये कितना महत्वपूर्ण था कि प्रधानमंत्री को ये स्टांस लेना पड़ा और जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म की काफी समय से बात हो रही है, उसको तवज्जो देने का आग्रह किया है? देखिए, उसमें एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अभी तक एक लिहाज से कोई एग्रीड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म भी नहीं है। हर एक आदमी टेररिज्म अपनी तरीके से डिस्क्राइब करता है और जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में हुकूमतें जो हैं जमात-उद-दावा जैसी एक आतंकवादी गिरोह को समझती हैं कि ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और उनको इसी तरीके से स्पॉन्सर करती हैं। तो अगर इस तरह के दोहरे मापदंड रहेंगे तो आप टेररिज्म के खिलाफ कभी लड़ नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये, और जो मोदी जी ने भी ये बात कही कि आप अगर टेररिज्म को सेफ सेंचुरी देंगे, जैसे बहुत सारे देश दे रहे हैं, पाकिस्तान तो दे ही रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर टेररिस्ट की पनाहगाहें होती हैं। हम अगर आईसिस की बात करें तो ये भी हमारे सामने बात आ रही है कि कैसे उनकी एक राह गुज़ीर हो रहे हैं वो टर्की के थ्रू, और टर्की ने अपनी आंखें मीची हुई हैं और ना बुरा देखता है, ना बुरा सोचता है, ना बुरा करता है, जहाँ तक आईसिस का सवाल है। तो इन सारे जो दोहरे मापदंड हैं उनको मेरे ख्याल सामने लेके आना बहुत ज़रूरी था। यही चीज़ हमने अमेरिका में भी देखी कि जिस तरह से कुछ इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों को सीरिया में अमेरिका ने स्पॉन्सर किया, उसके बाद ये पता लगा कि वो अलकायदा के साथ है, उन्हीं में से आईसिस उभर के आया। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं ये वापस आप ही के ऊपर उलटवार करते हैं और ये मेरे ख्याल प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को स्पष्ट किया। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि अगर आप इसको इंडिविजुअली लड़ेंगे, हर एक देश को अपने ताईं वो सारी कोशिशें या वो सारे कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए एक ग्लोबल आपको फाइट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के अब नए इसकी मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं टेररिज्म की, स्पेशली हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं कि रियासतें बिखर रही हैं, टूट रही हैं, नई ताकतें एक तरह से जन्म ले रही हैं और ये सारा का सारा खित्ता जो है ये सारा का सारा डिस्टेबलाइज होगा और उसके साथ जो असर होंगे तमाम विश्व में पड़ेंगे, आर्थिक भी पड़ेंगे और मानवीय भी पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल अगर जब तक ये सारे के सारे मुल्क आपस में मिलकर इसके साथ इस संघर्ष में नहीं जुड़ते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक तरह से ये भी बताया कि जैसे उन्होंने यूरोप की बात की और वहां पर जब उन्होंने बात की कि भाई देखिए यहाँ पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं, तो वो क्लियर एक इंडिकेशन थी जो यूक्रेन वाला क्राइसिस है उसके ऊपर, और ये भी उन्होंने सुझाव देने की कोशिश की कि इसको जितनी जल्दी सुलझाए उतना बेहतर है। तो जो टोटल ब्रॉड विजन उन्होंने दिखाया, मेरे ख्याल ये शायद ही कोई कर पाए कि इतना ब्रॉड विजन के साथ और तमाम मुद्दों को इतनी सटीक भाषा में जिस तरह से उन्होंने पेश किया,
मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जी अक्षय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से भाषण आया और इतनी जो एंटिसिपेशन थी भारत ही नहीं विश्व भर के लोगों में कि किस तरह का स्टांस नरेंद्र मोदी लेंगे, एक मेजर रेवोल्यूशन हुआ है भारत में, जिस तरह की डेमोक्रेटिक फ्रंट हमने आती देखी है इन इलेक्शंस के बाद। अंग्रेजी में कहावत अब वो होगी दैट इंडिया इज डेफिनेटली अ पावर टू रेकन विद, उसका पूरा उदाहरण दिया है नरेंद्र मोदी ने इस भाषण में। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक तरह से अपना रोल तो एक पॉलिटिकल लीडर से स्टेट्समैन के लीडर को में कन्वर्ट किया है, क्योंकि वो खाली इंडिया के बारे में नहीं बोल रहे थे, सब कंट्रीज़ को आने के लिए बोल रहे थे, एक कॉमन कॉज के लिए, चाहे टेररिज्म हो या क्लाइमेट चेंज हो। तो दूसरी चीज़ ये भी नोटिस करिए कि उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट डायरेक्टली नहीं मांगी, लेकिन एक तरह से इस तरह से इंडिया को प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर है एंड अल्टीमेटली सब देश इंडिया को रिस्पेक्ट करेंगे उसकी पोजीशंस के लिए, खाली डिमांड के लिए नहीं। तो आई थिंक इम्प्लिसिटली अफ्रीकन कंट्रीज़ जिन्होंने पिछली बार भी इंडिया को सपोर्ट किया था, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ इम्प्रेस होंगे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो नॉन परमानेंट सीट्स होती है उसके लिए काफ़ी सपोर्ट किया था। तो आई थिंक एक तरह से उनके लिए मैसेज है। दूसरी चीज़ ये है कि जो डेमोक्रेसी पे एम्फोसिस है, खाली डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए नहीं लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि वो रीएम्फसाइज करना चाहते हैं अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स और वर्ल्ड के लिए कि वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए अफगानिस्तान का नाम दिया। नेपाल का लिए, जो नेपाल को हम भूल जाते हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उनको कितनी मुश्किल हो रही है, लेकिन उन्होंने एक डेमोक्रेटिक अप्रोच लिया नेपाल ने। भूटान का नाम लिया क्योंकि भूटान को रीएनर्जाइज कर रहे हैं और इंडिया हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी भी कर रहा है वहाँ पे। और फिर उन्होंने चाइना का नाम डायरेक्टली नहीं लिया। तो एक तरह से एक मैसेज था कि डेमोक्रेसी और वो भी नेबर्स में बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मर्ज की है दो चीज़ें, एक तो अपना स्टेटमेंट बनाया है ग्लोबल पावर की तरह, लेकिन दूसरी चीज़ एडमिट भी करिए कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बिना क्लाइमेट चेंज को हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो उन चीज़ों पे आना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट पॉइंट ये है जो पहले पैनलिस्ट ने भी बोला है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन की जो बात हो रही है उसमें और भी बिटवीन द लाइंस रीड करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यूएस पाकिस्तान को भी काफ़ी सपोर्ट देता है, जो इंटरनेशनल कोalition के लिए आई थिंक 2001 से लेके आज तक कम से कम $12 बिलियन दे चुका है। अगर आप हमारा FDI इनफ्लो देखें यूएस को, वो भी अराउंड 12-13 बिलियन डॉलर्स ही है। तो अब ये रिलेशनशिप को अगर आप साइड बाय साइड देखें तो देखें कि इंडिया अभी भी प्रोटेस्ट तो करता ही है कि उनको जो सपोर्ट है पाकिस्तान को फाइनेंशियली वो बहुत मायना रखता है। और लास्ट जो ट्रांच जो गया है वो अभी मई में ही गया $350 मिलियन के लिए। तो आई थिंक ये सब मुद्दे खाली यूनाइटेड नेशंस को एक इम्प्लिसिटली बताने के हैं और होपफुली जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ जो बात होगी एक्सप्लिसिटली ये कुछ चीज़ें बात होंगी। संजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये शायद दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जिन्होंने UN की महासभा को संबोधित किया है, लेकिन ये भाषण आप कह सकते हैं किसी भी दूसरे भाषण से ज्यादा इम्पैक्टफुल है और शायद भारत को एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइट में दुनिया के सामने लेकर आता है। देखिए, बिल्कुल इसमें एक पर्सनालिटी का भी चक्कर है। अगर आप देखिए जो भारत की मूल पोजीशन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसमें कोई बहुत नया परिवर्तन आया हो ऐसा नहीं है। मनमोहन सिंह जी के आप पुराने और प्रधानमंत्रियों की स्पीच निकालेंगे तो आप एक कॉमन थ्रेड उसमें पाएंगे, लेकिन बात है कि कौन सी शख्सियत ये बात कह रही है। तो जब मोदी जी आज हिंदी में जब भाषण दे रहे थे तो उसमें जो एक कंफर्ट था उनका, एक ग्लोबल स्टेज पर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह से विश्वास के साथ बात कर रहे थे। ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी था और इंटरनेशनल ऑडियंस को भी अपना एक नया परिचय देने के लिए था। इस मौके का उन्होंने एक बिल्कुल ठीक तरीके से जो उपयुक्त तरीका होना चाहिए इस्तेमाल करने का उन्होंने किया है। और जहां तक एक नए कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी ताकतों की ये जो गड़बड़ वाली पॉलिटिक्स होती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, उसको भी इन्होंने वार्न किया। एक तरह से यही तो कह रहे हैं कि ये UN को एक डिबेटिंग सोसाइटी बना के रखने का मतलब नहीं है, इसको दुरुस्त करिए और वास्तविक डेमोक्रेटिक फोर्सेस को आगे बढ़ाइए और उसमें भारत का बड़ा रोल है। और ये जो चूज एंड पिक वाला सिलेक्टिव टेरर का जो फाइट है, इससे तो हो नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है कि UN के प्लेटफॉर्म से जो बातें जितनी साफ तौर पर की जा सकती हैं वो प्रधानमंत्री जी ने इस प्लेटफॉर्म से की हैं। आप कह सकते हैं कि एक स्टेट्समैन लाइक स्पीच
थी, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम से लेकर के योगा तक के जिक्र में बीच में एक बात उन्होंने बहुत अच्छे से कही, बहुत सफाई से कही, वो है ये जी ऑल क्यों नहीं बनाते। हम लोग अलग अलग जो ग्रुप में बैठ करके सोच रहे हैं और बात कह रहे हैं कि 193 देशों का ये संगठन है अगर यूएन, तो हम लोग सब लोग मिल करके हर चीज पर कंसेंसस क्यों नहीं बनाते, हर वक्त ट्रांजैक्शनल अप्रोच क्यों रखते हैं। क्योंकि माना ये गया है कि ये पूरी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच पे ही चलती है। मोदी यहाँ पर अपनी हिंदुस्तानी फिलोसफी को आगे बढ़ा करके कहते हैं कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन से थोड़ा ज्यादा सोचिए। अगर हमको एक शांति और भाईचारे वाली दुनिया की कल्पना करनी है और हम दावा करते हैं कि कर रहे हैं उसके लिए काम, तो जरा सा खुल करके साफ साफ बात करके करिए। जी, इनफैक्ट हमेशा हम कहते हैं कि एक लीडर को, अगर एक मजबूत लीडर को सामने आना है तो बड़ी सोच काफी अहम रहती है और इस भाषण में वही निकल कर आई है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा विराम। आप बने रहिएगा सिंबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सीएनबीसी आवाज पर। नरेंद्र मोदी ने अपना पहला भाषण यूनाइटेड नेशंस की महासभा में रखा और एक आप कह सकते हैं अपने ही अंदाज में उन्होंने कई मुद्दों पर अपना बयान सामने रखा है। खासतौर से पाकिस्तान का मुद्दा हो या फिर ग्लोबल टेररिज्म की बात हो, तमाम मुद्दों को छुआ और कुछ लाइटर नोट पर उन्होंने एक इंटरनेशनल योगा दिवस क्यों ना शुरू किया जाए उस पर भी बात की। लेकिन एक अहम चीज और काफी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने जो कही कि कई देश अलग अलग पैरामीटर्स पर G7 हो, G20 हो, G4 पर सिमिलर चीजों को लेकर काम करते आए हैं। अक्षय, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 70th एनिवर्सरी जो यूनाइटेड नेशंस अपनी मनाएगा उसमें G1 जी ऑल पर फिर से फोकस क्यों ना हो, क्यों ना यूनाइटेड नेशंस को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए जो पहली दी जाती थी। कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है ये? बहुत ज़रूरी मैसेज है और शायद अगर स्पीच में अगर कुछ ऐसी बात हो जो उनकी थोड़ी सी नेबुलस रही वो जी ऑल की ही है। जी ऑल करना कहना आसान है और एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। G4 इसलिए बना था क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म को पुश करने के लिए UNSC के अलावा 4-5 अलग स्ट्रॉन्ग नेशंस की ज़रूरत थी। इसी G7 इसलिए बना था क्योंकि यूरोपियन और अमेरिकन पावर्स को साथ आना था यूनिलैटरली कुछ डिसीजंस लेने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। इसी तरह WTO में भी G77, G33 ऐसे बनते चले गए। G20 20 साल पहले बना था, लेकिन प्रेसिडेंट बुश ने रिवाइव किया 2008 की क्राइसिस के बाद, क्योंकि इकोनॉमिक पावर्स को साथ आना था, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट्स में चाहिए थी। तो अमेरिका चाहता था और यूरोप चाहता था कि चाइना और इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करे। तो एक महत्व है छोटे छोटे ग्रुप्स के आने का, एंड जी ऑल का ये गोल मुश्किल लग रहा है। सो जहाँ तक हो सके मोदी जी की कोई स्पीच में अगर कोई भी अगर थोड़ी सी बात थोड़ी वेग रही है वो खाली यही थी। एंड हर ऑर्गेनाइजेशन में छोटे ग्रुप्स कभी कभी ज़रूरत होते हैं खाली अपना विजन आर्टिकुलेट करने के लिए। हाँ, ये बात ज़रूर है और मोदी जी ने भी एडमिट करी कि हम भी उन ग्रुप्स को एस्पायर करते हैं और हम लोग भी पार्ट रह चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी इंटरेस्ट और लॉबी ग्रुप में खो जाएं और बाकियों का इंटरेस्ट छोड़ दें, क्योंकि अगर हम भी कल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रह जाएंगे तो हम हो सकता है हम बाकी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है LDC, उनके जो गोल्स है और उनके जो एस्पिरेशंस है उनका मायना नहीं रखें। तो वो थोड़ा सा हम लोग को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। सरीन साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि देशों के बीच सार्थक संबंध करना ज़रूरी है और द वेरी फैक्ट वो कह रहे हैं जो निराशावादी माहौल नॉर्मली रहता है कि छोड़ो यार कुछ होने वाला नहीं है, उसको समय के लिहाज से बदलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये शायद ही सिर्फ भारत या फिर नेबरिंग देशों की बात नहीं हो रही थी, ये विश्व के लिए एक मैसेज था। मेरे ख्याल ये उसमें इनकी एक लिहाज से मोदी जी की जो पर्सनालिटी है वो भी दर्शाई जाती है, क्योंकि वो खुद एक निराशावादी या सिनिक नहीं है और वो ऑप्टिमिज्म से आगे बढ़ते हैं और ही हैज़ अ ज़ेस्ट फॉर डूइंग एंड अचीविंग थिंग्स। तो मेरे ख्याल वो भी इसमें दर्शाई जाती है बात कि आपको हताश होकर नहीं बैठना चाहिए, आपको जूझते रहना चाहिए और चीज़ें आगे निकलती रहेंगी। मैं अक्षय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो ग्रुपिंग्स बनी उनकी अपने उद्देश्य थे, उनके अपने कारण थे, लेकिन मेरे ख्याल इधर मोदी जी एक तरह की विजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
और एक तरह का एक मल्टीलैटरल सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पर तमाम देशों की जो हित है वो एक कलेक्टिव तरीके से उनको एड्रेस किया जाए, बनस्बत इसके कि सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन को देखें। एक तो ये था, लेकिन एक और जो पहलू था जो शायद आज तक किसी भी लीडर ने ऐसी इंटरनेशनल स्टेज पे नहीं किया, वो था बीएसपी का। नॉर्मली हमारे यहाँ पर राजनीति में बिजली सड़क पानी माना जाता है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं ये बिजली, सैनिटेशन और पानी हो गया है। और जब इस तरह से उन्होंने बात किया कि कितने लोग इन 3 चीज़ों से वंचित हैं और कैसे हमको अपने रिसोर्सेज को शेयर करके तमाम दुनिया को, लोगों को ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो उनको देनी है। मेरे ख्याल ये आज से पहले मुझे तो याद नहीं है कि किसी नेता ने इतनी फोर्सफुली इस चीज़ को आगे इस तरीके से पेश किया हो। प्लस उन्होंने इसके साथ साथ एक तो अपनी उदाहरण दिया कि जैसे भारत एक निःशुल्क सार्क सैटेलाइट की बात कर रहा है, वैसे ही उन्होंने लोगों को ये एक तरह से इनवाइट किया कि अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, फंड्स का बंटवारा करें इस तरीके से, ताकि जो देश इसके जिनके पास इनका अभाव है उनको भी प्रगति करने का मौका मिले। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी किया, वो जो टिपिकल राइट विंग या रिपब्लिकन लॉजिक है कि आप आदमी को मछली पकड़ना सिखाइए, उसको मछली लाकर मत दीजिए। तो उन्होंने देशों से भी ये आग्रह किया कि वो अपने ताई जो उनसे बन पड़ता है वो भी उनको भी अपनी वो पूरी की मैं यहाँ पर संजय आपको लाना चाहूंगी, जो उन्होंने साफ तौर से कहा है, जो सरीन साहब भी कह रहे हैं कि सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर को अधिक व्यापक और संगठित रूप से एड्रेस करना चाहिए। और 2015 के डेवलपमेंट एजेंडा के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि ये फोकस एरिया होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये काफी हद तक अपने भारतीय लोगों के लिए भी है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी है कि वो इस बात से रिलेट करें कि यूएन में जा करके कोई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ही की बात नहीं होती है, उनकी ही बात मैं करता हूं। इसको उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है और ये बिल्कुल फंडामेंटल बात है और इसको बहुत जरूरी डिस्कशन में लाना जरूरी है, क्योंकि ये बातें आमतौर पर हम लोग कस्टमरी तौर पर सुनते हैं कि जो बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो यूएन जिसको कहता है कि हम ड्राइव करते हैं, उसको ये याद दिलाने की जरूरत है कि देखिए गैर बराबरी कितने बड़े पैमाने पर है, डिप्राइवेशन कितने बड़े पैमाने पर है, इनजस्टिस कितने बड़े पैमाने पर है और गरीबी कितने बड़े पैमाने पर है, और उसको अटैक करने के लिए एक ज्वाइंट ग्लोबल एक्शन चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि अगर हम आपसे टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं या इस प्रकार के नई नॉलेज जो आपके पास है उसकी शेयरिंग मांग रहे हैं, तो ये बेसिक लाइफ जो है इंसान की उसको इम्प्रूव करने के लिए है। और इसमें बहुत ज्यादा देशों की जो ट्रांजेक्शनल बातें हैं, पॉलिटिकल बातें हैं, लेन देन की बातें हैं, उस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। तो एक अपना मन खोलने की, एक बड़ा बनने की बात कही है। वही उसी थोड़ी से रिलेट होता है कि अगर हम भारत वाले कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम है, तो ये बात आप भी समझिए और उस तरीके से रेसिप्रोकेट करिए पूरी दुनिया के लिए। और इनफैक्ट जो तमाम मुद्दों को उठाया है नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में आज, उसमें मेरे ख्याल से अक्षय सबसे आसान शुरुआत के लिए वही होगा जो उन्होंने अपील की, इंटरनेशनल योगा दिवस क्यों ना मनाया जाए। आई गेस दैट विल बी अ ग्रेट बिगिनिंग। और बिगिनिंग के अलावा एक ये मेंशन करने का एक ये रीज़न भी हो सकता है कि वो कुछ यूनिक देना चाह रहे थे इंडिया की तरफ से। एंड योगा कभी कभी क्या होता है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर की डिस्कशन में रह जाता है, लेकिन सॉफ्ट पावर का महत्व है कई चीज़ों में, इसलिए इंटरनेशनल योगा डे भी मेरे ख्याल से एटलीस्ट कुछ तो अटेंशन लाएगा इंडिया को। आई थिंक उसमें बहुत महत्व है जी। इनफैक्ट वो एक लाइटर नोट पर एक लाइटर मुद्दा जरूर था, लेकिन काफी बड़े मुद्दों को उठाया गया है नरेंद्र मोदी के इस भाषण में। लेकिन यहाँ से अब सभी की नजरें होंगी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कितना बड़ा और कितना रॉकस्टार अवतार नरेंद्र मोदी पेश करते हैं भारतीय जनता के सामने, विश्व के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार।